हेलो दोस्तों, एमपी टेट ग्रेड 3 सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन, जो कि भोजन के घटक टॉपिक से संबंधित है। हमने भोजन के घटक यानी पोषक तत्वों के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का अध्ययन कर लिया है और आज हमारा टॉपिक है प्रोटीन। तो हम पहले भी आप बात कर चुके हैं कि प्रोटीन दरअसल संरचनात्मक पोषक तत्व है कि जो संरचना है शरीर की, कोशिका हो, जीव द्रव्य हो, ऊतक हो, ये सब जो है वो किस चीज से बने हुए हैं? प्रोटीन से बने हुए हैं। और शरीर का लगभग 15% भाग जो है वो प्रोटीन से बना हुआ है। तो हम थोड़ा प्रोटीन के बारे में जानेंगे। दरअसल प्रोटीन किस चीज से बनता है? तो प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। 20 प्रकार के अमीनो एसिड, मतलब हमें जितने भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है हमारे शरीर के लिए, 20 प्रकार के अमीनो एसिड वो सारे प्रोटीन बना सकते हैं जो मानव शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये 20 प्रकार के जो अमीनो एसिड हैं जिनसे प्रोटीन बनते हैं, उन 20 प्रकार के अमीनो एसिड में से 10 अमीनो एसिड मानव शरीर में ही संश्लेषित हो जाते हैं, यानी कि बन जाते हैं। लेकिन जो बाकी के 10 हैं वो मानव शरीर में संश्लेषित नहीं हो सकते, इसलिए वो हम भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हुआ। और पहली चीज तो ये कि जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, वसा के बारे में पढ़ा कि यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ऐसे ही यह भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि कार्बनिक यौगिक है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ एक चीज और है, वह है नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन युक्त यह एक कार्बनिक यौगिक है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो उत्सर्जन होता है, यानी कि हम कुछ चीजों को उत्सर्जित करते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक है, तो ये जो उत्सर्जन करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो सभी नाइट्रोजन युक्त होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो कहते हैं कि जो जो पदार्थ पचने के बाद बच जाता है, पाचन क्रिया के बाद बच जाता है, वो एनएस के माध्यम से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो उत्सर्जन नहीं। वो जो पदार्थ है वो उत्सर्जन हम नहीं कह सकते कि वो उत्सर्जित पदार्थ है, क्योंकि मुख्य उत्सर्जित पदार्थ जो हैं वो कौन से हैं? नाइट्रोजन युक्त। तो यहां मैं क्या कह रहा हूं कि अमीनो एसिड में नाइट्रोजन है, इसका मतलब प्रोटीन में भी नाइट्रोजन है। यानी कि अगर प्रोटीन हमारे शरीर में जा रहा है, उसका पाचन हो रहा है, तो अंत में नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थ जरूर बनेंगे, जो कि उत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो मैं अभी बता रहा हूं कि कैसे। दरअसल अभी केवल ये समझें कि आखिर प्रोटीन का कार्य क्या होता है। तो प्रोटीन का कार्य यहाँ लिखा हुआ है कि संरचना, यानी कि कोई भी कोशिका बनी है, जीव द्रव्य बना, ऊतक बना है। मरम्मत, यानी कि चोट लग गई, फिर से कोई कोशिका, नई कोशिका का निर्माण होना है, तो मरम्मत के साथ कुछ मात्रा में ऊर्जा भी प्रदान करता है, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर। सामान्यतः प्रोटीन ऊर्जा देने का कार्य नहीं करता। ऊर्जा देने का कार्य किसका है? कार्बोहाइड्रेट का और वसा का। हमने पढ़ लिया 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.3 किलो कैलोरी और 1 ग्राम वसा में कितनी? 9.3 किलो कैलोरी। और यहाँ पर प्रोटीन का काम ऊर्जा देना नहीं है। प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या है? संरचना और मरम्मत, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन भी ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए यही सब बातें लिखी हुई हैं कि संरचना, मरम्मत के लिए यदि ये जिम्मेदार है, तो शारीरिक वृद्धि के लिए भी प्रोटीन जिम्मेदार है। इसका मतलब अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो आपका शारीरिक विकास क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो वही बात है कि प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत किसको पड़ेगी? जिसका शारीरिक विकास हो रहा है, यानी कि बच्चों को प्रोटीन की बहुत आवश्यकता है। गर्भवती महिला अगर है कोई है, क्योंकि उसके गर्भ में बच्चा है, उसका विकास हो रहा है, तो क्या होगा कि गर्भवती महिला को भी प्रोटीन की ज्यादा मात्रा चाहिए। इसके अलावा जो बॉडी बिल्डर होते हैं, पहलवान होते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, तो उनका भी तो शारीरिक विकास हो रहा है, तो उनको भी प्रोटीन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। वो जिम वगैरह जाते हैं तो प्रोटीन के सप्लीमेंट लेते हैं, अलग से प्रोटीन ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर अंडे वगैरह भी खाते हैं और भी कुछ ऐसे फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं जिनसे अधिकतम प्रोटीन की प्राप्ति हो सके। क्यों? क्योंकि नई कोशिकाओं का
सृजन होना है, तभी तो उनकी बॉडी मसल्स डेवलप होंगी। तो यहां पर आप समझ गए कि बच्चों को, गर्भवती महिला को और पहलवानों को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब हम ये देख लेते हैं कि प्रोटीन की कमी से क्या रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग दो जो सामान्यतः प्रचलित हैं, एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, क्वासियोरकर और मरासमस। क्वासियोरकर में क्या होता है, हाथ पैर दुबले हो जाते हैं और पेट बाहर आ जाता है। अब हाथ पैर दुबले क्यों हो जाते हैं, क्योंकि शारीरिक विकास रुकेगा अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो। मरासमस में मांसपेशियां ढीली हो जाती है। अब इसके अलावा अगर कोई कहे कि प्रोटीन की अधिकता से भी अगर कोई रोग होता है क्या, तो हाँ, हो जाता है। आपने गठिया का नाम सुना होगा, ये आर्थराइटिस का एक टाइप है, फॉर्म है, ये कह सकते हैं। इसमें जोड़ों में दर्द होता है, ये तो आपने सुना ही होगा। ये जोड़ों में दर्द क्यों होता है? तो पहले हम थोड़ा उत्सर्जन की प्रक्रिया को एक शॉर्ट में समझेंगे, क्योंकि ये बायोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन फिर भी एक सामान्य परिचय आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन का पाचन होता है तो अमीनो एसिड बनता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से ही बना है। पाचन का मतलब क्या है कि उसका अणुओं में टूटना। कौन से अणुओं में टूटना? जिससे वह बना है। तो प्रोटीन बना है अमीनो एसिड से, तो अगर प्रोटीन लिया आपने, प्रोटीन का पाचन होगा, तो प्रोटीन का पाचन हुआ तो बनेगा क्या? अमीनो एसिड। जब अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा तो फाइनली नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ बनेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि प्रोटीन या अमीनो एसिड में क्या है? नाइट्रोजन भी है, इसलिए नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ यानी कि अमोनिया बनेगा। ठीक है, लेकिन अमोनिया का उत्सर्जन मानव शरीर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अगर आप उत्सर्जन के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो अमोनिया, यूरिक एसिड, नहीं, क्रम ये नहीं है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये तीन पदार्थ जो होते हैं वो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जहरीला अमोनिया है, उससे कम जहरीला यूरिया है और सबसे कम जहरीला जो है वो यूरिक एसिड है। तो बहुत अधिक जहर को स्टोर करने के लिए, उसे बाहर निकालने के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत होती है। तो अगर आप अमोनिया यानी कि सबसे ज्यादा जहरीला पदार्थ उत्सर्जित कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा पानी। अब हमारे पास सबसे ज्यादा पानी नहीं होता। अमोनिया मात्र वह उत्सर्जित कर सकता है जो पानी में ही रहता हो, यानी कि मछली। मछली अमोनिया उत्सर्जित करती है। क्यों? क्योंकि लगातार पानी में है, लगातार उत्सर्जन चल रहा है, क्योंकि उसको स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमोनिया बहुत ज्यादा जहरीला है। हमारे पास थोड़ा बहुत पानी है, हम बाहर से पी लेते हैं पानी, और पानी के साथ उत्सर्जन करते हैं, यानी कि यूरिन जिसे हम कहते हैं। तो उसमें थोड़ा सा कम जहरीला, यानी कि अमोनिया को यूरिया में बदल लिया जाता है, और यूरिया में बदल लेने के बाद यानी कि जो हम यूरिन हम जानते हैं उससे वो उत्सर्जित हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब लेकिन अगर बात स्टोर करने की ओर अगर आ जाए तो शरीर क्या करता है? यूरिया को यूरिक एसिड में बदल देता है। क्यों? अगर आप बहुत ज्यादा प्रोटीन खाने लगे तो बहुत ज्यादा अमीनो एसिड बनेंगे, बहुत ज्यादा अमीनो एसिड बनेंगे तो उसका मेटाबॉलिज्म होगा, तो बहुत ज्यादा अमोनिया बनने लगेगा, उसका यूरिया बनेगा। जब बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तो उसका यूरिक एसिड बन जाएगा, और वह यूरिक एसिड जो है वो आपके जोड़ों में जाकर जमा हो जाएगा, और जोड़ों में यूरिक एसिड के जमा हो जाने के कारण ही आपके जोड़ों में, ज्वाइंट्स में, जहां हड्डियों के जोड़ हैं, चाहे वो टहनी हो या घुटना हो या कोई अन्य जोड़ हो, वहां दर्द शुरू हो जाता है। उसी को आप गठिया कह रहे हैं। इसलिए अगर किसी को गठिया हो जाए तो डॉक्टर सलाह देते कि प्रोटीन कम से कम खाना। क्यों? क्योंकि ज्यादा प्रोटीन ज्यादा अमीनो एसिड, ज्यादा अमीनो एसिड तो ज्यादा अमोनिया, ज्यादा अमोनिया तो ज्यादा यूरिया, और ज्यादा अगर यूरिया हो गया तो बदलेगा काय में? यूरिक एसिड में, और जमा हो जाएगा कहाँ? जोड़ों। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ज्यादा भी प्रोटीन नहीं लेना, आवश्यकता से अधिक। अति हर चीज की खराब होती है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कितनी भी जरूरी चीज क्यों ना हो। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पर कुछ अंतिम जो जानकारियां वो ये हैं कि एक कार्यशील महिला को लगभग दिन में 45 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, और जे बर्जेलियस करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ पर हम कुछ प्रचलित प्रोटीन्स के नाम पढ़ लेते हैं जो कि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं।
जैसे कि गेहूं के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसे ग्लूटिन कहते हैं। और क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन आपने पढ़ा है, हमने अपनी क्लास में, जिस क्लास में मैंने केंद्रक पढ़ाया था उस क्लास में क्रोमेटिन के बारे में बताया था, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों के बारे में भी बताया था। तो क्रोमेटिन या गुणसूत्र दोनों में ही अगर कोई पूछे कि कौन सा प्रोटीन होता है तो हिस्टोन प्रोटीन होता है। और ये हिस्टोन प्रोटीन दरअसल डीएनए की सुरक्षा के लिए वहां मौजूद होता है, इसलिए आप हमारी पिछली क्लास जरूर देखें। और दूध में जो प्रोटीन होता है जो कि दूध को एक हल्का पीलापन प्रदान करता है उसे कैसीन कहते हैं। ये कई बार पेपरों में पूछा गया है कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, दूध में कौन सी शर्करा होती है। मैं अपनी पहली क्लास में यानी कि इस टॉपिक की पहली क्लास में बताया था कि दूध में दरअसल लैक्टोज शुगर होती है। अगर कोई प्रोटीन पूछे तो बताइएगा कैसीन होता है, और इसी कैसीन के कारण उसमें हल्का पीलापन होता है। मतलब जिस दूध में ज्यादा कैसीन होगा, ज्यादा प्रोटीन होगा, वो ज्यादा पीला होगा। और अगर वो सफेद दिख रहा है बहुत ज्यादा तो मतलब प्रोटीन की मात्रा कम है। इसके अलावा अगर आप पूछें कि त्वचा में कोई प्रोटीन होता है, देखिए त्वचा में कोलेजन प्रोटीन होता है। और त्वचा की ऊपरी परत की अगर बात करें हम, बिल्कुल सबसे ऊपरी, तो वो डेड होती है और उसमें केराटिन नाम का प्रोटीन होता है, ध्यान रखिएगा। त्वचा में कोलेजन प्रोटीन होता है, लेकिन अगर सबसे ऊपरी परत की बात की जाए तो सबसे ऊपरी परत में केराटिन प्रोटीन होता है। उसी केराटिन प्रोटीन से बाल बने होते हैं, वो डेड है, देखिए उसको आप काटिएगा, बाल को काटने से दर्द नहीं होता, उसमें खून नहीं निकलता। नाखून भी इसी तरह से केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। और त्वचा का ऊपरी हिस्सा जो है वो केराटिन प्रोटीन से ही बना होता है। इसलिए ये जो हमारी त्वचा है वो परमिएबल नहीं है, यानी कि इसमें ना पानी अंदर जा सकता ना ही बाहर आ सकता। जबकि मछलियां, उनकी त्वचा जो है वो परमिएबल होती है। अगर खारे पानी से मीठे पानी में लेके आएंगे, यानी कि नदी की मछली को अगर आप समुद्र में डाल देंगे, समुद्र की मछली को नदी में डाल देंगे, तो उनका जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। हमने अपनी एक क्लास में जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन पे चर्चा की थी, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पे चर्चा की थी, आप चाहें तो उस क्लास को देख सकते हैं कि किस तरह अगर खारे पानी यानी कि समुद्र की मछली को नदी में डाल दिया जाए तो वो मर जाएगी, और किस तरह नदी की मछली को समुद्र में डाल दिया जाए तो वह मर जाएगी। क्योंकि आप नदी की मछली को समुद्र में डालेंगे तो उसके अंदर का पानी पूरी तरह से बाहर आ जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और वो मर जाएगी। प्लाज्मोलाइसिस जिसे कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। अब आप सोचेंगे क्या हम भी समुद्र में तैरेंगे तो हमारा भी प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे शरीर यानी त्वचा की ऊपरी परत में केराटिन नामक प्रोटीन होता है जो कि डेड होता है, वो पानी को अंदर बाहर नहीं होने देता है। ठीक है। अगला हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन हमने पढ़ा है कि हीमोग्लोबिन दरअसल दो चीजों से मिलकर बना है, एक हीम और एक ग्लोबिन। ग्लोबिन या ग्लोबुलिन दो नाम चलते हैं, ग्लोबिन भी कहते हैं कुछ लोग, ग्लोबुलिन भी कहते हैं। हीम दरअसल पिगमेंट है, एक आयरन पिगमेंट है जो कि रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। पिगमेंट का काम ही है, रंजक जिसे कहते हैं, पिगमेंट का काम ही है रंग देना, कलर प्रदान करना। तो जो लौह रंजक यानी कि आयरन पिगमेंट जिसे हीम कहते हैं, वो जो हीमोग्लोबिन में होता है, इसलिए खून जो है वो लाल होता है। अगर वो हीम नहीं होता, वह आयरन पिगमेंट नहीं होता तो खून लाल नहीं होता। लेकिन जो ग्लोबिन है, ग्लोबुलिन है, वो दरअसल प्रोटीन है। इसलिए अगर कोई पूछे कि हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन होता है तो बता दीजिएगा ग्लोबिन या ग्लोबुलिन। रक्त में और भी प्रोटीन होते हैं, जैसे कि एक प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन यह प्रोटीन भी रक्त में पाया जाता है। अब ये थ्रोम्बिन से अगर आप रिलेट करें तो आपने एक शब्द सुना होगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स यानी कि रक्त बिंबाणु। प्लेटलेट्स होती है हमारे रक्त में जो कि रक्त का थक्का जमने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे विटामिन के हम पढ़ेंगे, इसी टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने वाले विटामिन, जिसमें हम विटामिन के पढ़ेंगे। और विटामिन के रक्त का थक्का जमने यानी ब्लड क्लॉट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही प्लेटलेट्स भी रक्त स्कंदित यानी कि ब्लड को क्लॉट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कहते हैं डेंगू बीमारी में प्लेटें कम हुई, प्लेटें कम हुई। प्लेटें नहीं कम हुई, दरअसल प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है, उसी को हम डेंगू कहते हैं। मतलब डेंगू में ही प्लेटलेट्स घट जाती है। तो ये बात समझिएगा कि प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, रक्त का थक्का जमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लेटलेट्स।
डेंगू में वही प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। उन्हीं प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट, और ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन दरअसल उसी से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जानना चाहें कि मांसपेशियां मसल्स किस प्रोटीन से बनी है, तो दो प्रोटीन है, एक्टिन एवं मायोसिन। नैनो टेक्नोलॉजी ये कहती है कि आगे चलकर हम मांसपेशियों को भी असेंबल कर लेंगे, यानी कि एक्टिन और मायोसिन दो प्रोटीन हमारे पास होंगे और उन एक्टिन मायोसिन प्रोटीन से हम मांसपेशी बना देंगे। तो देखिए, अगर कोई शाकाहारी व्यक्ति किसी मतलब जीव की हत्या नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी मांस खाना चाहता है, तो इस तरह से नैनो टेक्नोलॉजी उसे मांस खाने के लिए मदद कर देगी कि आपको जीव की हत्या नहीं करनी, लेकिन हम एक्टिन मायोसिन प्रोटीन का यूज करके आपको मांसपेशी बना के दे देते हैं, आप खा लीजिए। कोई मरा भी नहीं और आपने मांसपेशी खा ली। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात केवल इतनी सी है कि एक्टिन एवं मायोसिन नाम के दो प्रोटीन होते हैं जिनसे मांसपेशियां बनी होती हैं। ये तो हम चर्चा कर चुके हैं कि बाल, नाखून, त्वचा का जो ऊपरी भाग है वह केराटिन प्रोटीन से बना है जो डेड होता है दरअसल। हाँ, तो यहाँ पर एक बात जो है वो बिल्कुल गांठ मान लीजिए कि सभी एंजाइम दरअसल प्रोटीन होते हैं। अब ये एंजाइम क्या होते हैं? अब अगर आप ये एंजाइम क्या होते हैं जानना चाहते हैं तो इसके लिए तो आपको हमारी बायोलॉजी की क्लासेस ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि इतना डिटेल में मैं यहाँ पर नहीं बता सकता आपको, लेकिन फिर भी एक सामान्य बात समझ लीजिए कि जो पाचन के लिए जो भी कैटलिस्ट होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे चाहे स्टार्च का पाचन करना हो, चाहे वो प्रोटीन का पाचन करना हो, तो कोई ना कोई एंजाइम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पाचन कराने के लिए, वो कैटलिस्ट का काम करता है उसके लिए। तो वो जो पाचन कराने के लिए जो सब रिस्पॉन्सिबल है वो सब एंजाइम होते हैं। जैसे स्टार्च का पाचन करना है तो सलाइवरी एमाइलेज है, जैसे प्रोटीन का पाचन करना है तो पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, अगर मिल्क के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसका पाचन करना है तो रेनिन है। ऐसे बहुत सारे एंजाइम हैं जो कि पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सभी एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ठीक है, आप इन एंजाइम्स का थोड़ा आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी बायोलॉजी क्लासेस आप देखिए, कंटिन्यूअस में क्लासेस चलेंगी, सारी बातें बहुत डिटेल से पढ़ाई जाएंगी। यहाँ पर आप केवल ये ध्यान रखिए कि सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। सभी एंटीबॉडी, एंटीजन ये भी प्रोटीन से ही बने होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन देखिए कुछ शब्द हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है, लाइकोप्रोटीन है, फास्फोप्रोटीन है। तो कहीं भी अगर लिखा है ग्लाइकोप्रोटीन तो ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ग्लूकोज प्लस प्रोटीन। कहीं लिखा है लाइपोप्रोटीन तो लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड हम पढ़ चुके क्या। कहीं लिखा है फास्फोप्रोटीन तो फास्फोरस प्लस प्रोटीन। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा कि लाइपोप्रोटीन और फास्फोप्रोटीन अंडे में पाया जाता है। ठीक है, अंडे में लिपिड भी है, मान लीजिए वसा है और फास्फोरस भी है, इसलिए फास्फोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन अंडे में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो दो शब्द हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि जब आप ऑक्सीजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो ऑक्सीजन आपके पूरे शरीर में कैसे पहुंचती है? तो हीमोग्लोबिन का काम है कि उसे पूरे शरीर में ले जाना। तो हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को ढोना, तो ऑक्सीजन को पकड़ता है, अपने साथ ले जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को दे आता है, यानी कि कोशिकाओं को दे आता है। तो कहने का मतलब जब वो ऑक्सीजन को अपने साथ लेता है तो जो यौगिक बनता है वो कौन सा बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वह यौगिक दरअसल अस्थायी होता है, यानी कि मान लीजिए हीमोग्लोबिन एक ट्रक है जो कि माल ढो रहा है। हीमोग्लोबिन एक ट्रक है जो माल ढो रहा है, कौन सा माल? ऑक्सीजन को ढो रहा है। तो ढोने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? यहाँ पर वो ट्रक को लोड करे और वहां जाकर अनलोड करे, फिर वापस आए, फिर लोड करे, फिर अनलोड करे। अगर मान लीजिए वो माल है, वो गुड्स है, अगर वो ट्रक से चिपक जाए, एक बार लोड हो जाएगा पर अनलोड नहीं होगा, इसका मतलब वो ट्रक क्या हो गया? खराब हो गया। अब उस ट्रक को दोबारा यूज नहीं कर सकते। ऐसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन अस्थायी यौगिक है, ऑक्सीजन टूट जाता है, फिर से हीमोग्लोबिन यूज हो जाता है। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपने अपने अंदर ले ली कैसे करके, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है बहुत ज्यादा, मान लीजिए आपने श्वसन के माध्यम से आपने सांस ली
और कार्बन मोनोऑक्साइड आपके अंदर पहुंच गई यानी कि CO। हमने टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन पूछा था कि किस गैस की गहन संलग्नता ऑक्सीजन से होती है, वो माफ कीजिएगा हीमोग्लोबिन से किस गैस की गहन संलग्नता होती है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि एक स्थायी यौगिक है, यानी कि ट्रक से गुड़ या जो माल है वो क्या हो गया, चिपक गया। अब ट्रक क्या है, अनलोड नहीं होगा। अब जब अनलोड नहीं होगा तो वो दोबारा फिर लोड नहीं होगा, इसका मतलब ट्रक किसी मतलब का नहीं बचा। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन को क्या कर देते हैं, एंगेज कर देते हैं, जिससे कि हीमोग्लोबिन घटता जाता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इससे मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, इसको और डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा कहाँ, अपनी बायोलॉजी की क्लासेस में। ठीक है, केवल ये समझ लीजिए कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन है एक अस्थायी यौगिक है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन स्थायी यौगिक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन। ठीक है, एक अंतिम बात और समझ लीजिए कि ये भविष्य का भोजन क्या है। देखिए, अब प्रोटीन्स के नए विकल्प तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, एग्रीकल्चर लैंड की प्रोडक्टिविटी घटती जा रही है, तो प्रोटीन्स के नए विकल्प तलाशे जा रहे हैं। कुछ लोग जो कीट पतंगों वाला जो ग्रुप है, जिसे आर्थ्रोपोडा कहते हैं, उसमें भी लोग विकल्प तलाश रहे हैं कि कौन से कीट ऐसे हैं जिनमें अधिक प्रोटीन होता है, उनको खाएंगे। तो कुछ लोग शैवालों को विकल्प के रूप में देख रहे हैं, इतने सारे शैवाल समुद्र में हैं, अगर उनमें जो प्रोटीन है उसका यूज कर लिया जाए तो भोजन यानी जो फूड क्राइसिस जिसे कहते हैं, खाद्य संकट जिसे कहते हैं, वो दूर होगा। प्रोटीन की कमी दूर की जा सकती है, किससे, शैवाल से। इसलिए भविष्य का भोजन किसे कहा जाता है, शैवालों को, एल्गी को, ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रोटीन के बारे में इतना ही, कुछ एग्जाम्पल्स हमने जान लिए, कुछ प्रोटीन्स के बारे में जान लिया। तो प्रोटीन के बारे में इतना ही। अब हम अगले पोषक तत्व यानी कि जल के बारे में पढ़ेंगे। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन और चौथा जल। ये मैक्रो हो जाएंगे, फिर माइक्रो तीन पढ़ने हमें। ये इतना पढ़ लेने के बाद हमारा जो भोजन के घटक यानी कि पोषक तत्व वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। तो आज की क्लास में इतना ही। इससे रिलेटेड और भी जो फैक्ट हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट छूट गए हैं, उनको हम अपने इंस्टा पेज पे, फेसबुक पेज पे उपलब्ध करा देंगे। उसकी लिंक जो है वो इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पिछला जो वीडियो है उसकी लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको देखना ना भूलें। और आज की क्लास से संबंधित क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपके कमेंट ही हमें मोटिवेशन देते हैं आगे वीडियो बनाने के लिए, इसलिए कमेंट जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें।